का रिवीजन हम करेंगे। इन सब की डिटेल वीडियो प्लेलिस्ट में है, उसको वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा भाग 5 है उसमें संघ की चर्चा की गई है और ये अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक है। तो जो अनुच्छेद 52 है उसमें राष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होगा वो कार्यपालिका का प्रधान होगा, ठीक है। अनुच्छेद 54 में उसके निर्वाचन की बात की गई है कि उसका निर्वाचन कैसे होगा, यानी कि एकल संक्रमणीय जो आनुपातिक प्रणाली होती है उसी के अंतर्गत उसका निर्वाचन किया जाएगा। और उसके अलावा जो राष्ट्रपति जी होंगे उनका निर्वाचन 6 महीने के अंतर्गत कर लिया जाएगा, मतलब 6 महीने के अंदर ही उनका निर्वाचन कर लिया जाएगा। फिर है अनुच्छेद 55 जिसमें राष्ट्रपति जी के कोटा के बारे में चर्चा की गई है। फिर है अनुच्छेद 56 जिसमें कार्यकाल की बात की गई है कि राष्ट्रपति जी 5 वर्ष के लिए उनका कार्यकाल होगा। फिर है अनुच्छेद 57 जिसमें दोबारा निर्वाचन की बात कही गई है, यानी कि जो एक राष्ट्रपति जी हैं वो अगली बार भी चुनाव में खड़े होकर राष्ट्रपति का पद हासिल कर सकते हैं। हमारे भारत में केवल राजेंद्र प्रसाद जी ही ऐसे राष्ट्रपति रहे हुए हैं जो 2 बार निर्वाचित हुए थे, ठीक है। फिर है अनुच्छेद 58 जिसमें राष्ट्रपति जी की योग्यताओं के बारे में चर्चा की गई है कि यानी वो भारत के नागरिक हो, आयु उनकी 35 वर्ष हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। फिर है अनुच्छेद 59 जिसमें दशाओं के बारे में, कुछ ऐसी दशाएं जिस पे किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता, जैसे कि वो पागल एवं दिवालिया ना हो, कोई भी देश विरोधी काम ना करे, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। तो कुछ दशाएं ऐसी दी गई हैं जिनके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता। फिर है अनुच्छेद 60 जिसमें राष्ट्रपति जी के शपथ की चर्चा की गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट के CJI हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वही इनको शपथ दिलाएंगे, और अगर वो नहीं हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज होंगे वो इनको शपथ दिलवाएंगे। फिर है अनुच्छेद 61 जिसमें महाभियोग की चर्चा की गई है। महाभियोग कैसे लगता है इन सब की डिटेल वीडियो है, आप लोग वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। फिर है अनुच्छेद 62 जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने से संबंधी नियम, यानी कि अगर किसी भी कंडीशन में राष्ट्रपति जी का पद खाली होता है तो वहाँ पे क्या क्या नियम वहाँ पे लगेंगे, कैसे उनके रिक्त पद को भरा जाएगा। तो ये थे राष्ट्रपति जी। अब उपराष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति जी के पद की चर्चा की गई है, ठीक है। अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति जी होंगे वो राज्यसभा के सभापति होंगे। जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं उनको जो वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति होने के नाते नहीं मिलता, बल्कि वो राज्यसभा के सभापति हैं, इसलिए उनको वेतन दिया जाता है। तो अनुच्छेद 64 भी यही कहता है कि जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी होंगे वही राज्यसभा के सभापति भी होंगे। फिर अनुच्छेद 65 क्या कहता है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति, कहने का मतलब है कि अगर राष्ट्रपति जी अनुपस्थित हैं, छुट्टी है या कोई और समस्या है तो उस समय पे जो उपराष्ट्रपति जी होंगे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएंगे, ठीक है। फिर है अनुच्छेद 66 जिसमें निर्वाचन की चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जी का निर्वाचन जल्दी से जल्दी कर लिया जाएगा, लेकिन कोई टाइम बाउंडेशन नहीं दी गई है। जैसे कि राष्ट्रपति जी की जब चर्चा कर रहे थे तो वहाँ पे हमने बताया कि 6 महीना के अंतर्गत ही 6 महीना के अंदर ही राष्ट्रपति जी का चुनाव करवा लिया जाएगा, लेकिन उपराष्ट्रपति जी से संबंधित ऐसी कोई भी नियम नहीं है। सिर्फ यही कहा गया है कि जल्दी से जल्दी ही उनका निर्वाचन करवा लिया जाएगा। फिर है अनुच्छेद 67 जिसमें कार्यकाल की बात किया गया है कि राष्ट्रपति जी का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होगा। फिर है अनुच्छेद 68 जिसमें चुनाव का समय, इसके बारे में तो हमने अभी ही बात की हुई है कि 6 महीना के मतलब कोई भी टाइम नहीं दिया गया है, जल्दी से जल्दी चुनाव करवा लिया जाएगा। फिर है अनुच्छेद 59 जिसमें शपथ की बात की गई है कि जो उपराष्ट्रपति जी होंगे उनको शपथ कौन दिलवाएगा। फिर अब आगे है अनुच्छेद 70, ऐसी आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं किया गया है उस समय उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। देखिए हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें बहुत सारी कंडीशन रखी गई है कि इस कंडीशन में राष्ट्रपति जी नहीं रहेंगे, और जब राष्ट्रपति जी नहीं रहेंगे तो उपराष्ट्रपति जी उनका कार्यभार संभालेंगे। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसकी चर्चा संविधान में है ही नहीं, तो उस टाइम पे भी राष्ट्रपति जी की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति जी ही राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 71, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाए जाएंगे, ठीक है। फिर अनुच्छेद 72 जिसमें राष्ट्रपति जी की क्षमादान शक्तियों के बारे में चर्चा की गई है, इसके बारे में भी आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा। यहाँ पे केवल हम रिवाइज कर रहे हैं, इसीलिए बस छोटे छोटे
टुकड़ों में ही हम लोग रिवाइज कर ले रहे हैं, ठीक है। पूरा डिटेल वीडियो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। फिर है अनुच्छेद 74, जिसमें मंत्री परिषद की चर्चा की गई है कि राष्ट्रपति जी को सलाह देने के लिए, उनके काम को आसान करने के लिए एक मंत्री परिषद बनेगा जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। और फिर अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री जी की ही सलाह पर राष्ट्रपति जी अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेंगे। फिर है अनुच्छेद 76, जिसमें महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की चर्चा की गई है। फिर है 79, अनुच्छेद 79 में संसद की चर्चा की गई है कि भारत का संसद होगा, ठीक है। फिर अनुच्छेद 80, इसमें राज्यसभा की चर्चा की गई है। फिर है अनुच्छेद 81, इसमें लोकसभा की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 82 में सीटों के समायोजन की चर्चा की गई है। कहने का मतलब है कि हर 10 वर्षीय जनगणना के बाद जो लोकसभा राज्यसभा यानी कि संसद की सीटें हैं उनका समायोजन किया जाएगा, उनको कुछ कुछ बढ़ाया जाएगा। लेकिन वो अभी तक लागू मतलब नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हमारा अभी तक का पुराना वाला संसद भवन है उसमें उतनी जगह ही नहीं थी कि और लोगों को भी उनके लाया जाए। लेकिन वर्तमान में हमारा नया संसद भवन बन रहा है तो उसमें सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। तो अब जो संसद की सीटें हैं उनमें भी कुछ ना कुछ वृद्धि की जाएगी, ठीक है। फिर अनुच्छेद 83, इसमें सदन की अवधि की चर्चा की गई है कि जो सदन होगा उसकी अवधि कितनी होगी, यानी कि जो लोकसभा है उसकी अवधि 5 वर्ष होगी और जो राज्यसभा है उसकी तो अवधि नहीं होगी, बल्कि उसके जो सदस्य होंगे उनकी अवधि की चर्चा की गई है कि हर 6 वर्षों में उनको रिटायर कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर है अनुच्छेद 84, जिसमें सांसदों की योग्यता के बारे में चर्चा की गई। वही सारी चीज़ें, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आयु 30 वर्ष हो, लोकसभा का बनना है तो 25 वर्ष आयु हो, तो उनकी जो योग्यता है उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। फिर है अनुच्छेद 85, इसमें 17 एवं 17 की चर्चा की गई है कि जो राष्ट्रपति जी होंगे वो जो पहली बैठक होगी संसद की उसको 17 करेंगे और जो आखिरी बैठक होगी उस पर भी 17 करेंगे, यानी शुरुआत में इनवाइट करेंगे, लास्ट में गुड बाय करेंगे राष्ट्रपति जी। 17 यानी बुलाएंगे, 17 यानी सत्र को समाप्त करेंगे, ठीक है। फिर है अनुच्छेद 86, जिसमें राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की चर्चा की गई है कि जब भी साल में पहली बार जब भी संसद की बैठक होगी तो वहाँ पे राष्ट्रपति जी अपना अभिभाषण करेंगे। अनुच्छेद 87 में विशेष अभिभाषण की चर्चा की गई है कि यानी जब भी नई लोकसभा का गठन होगा तो वहाँ पर भी राष्ट्रपति जी अपना अभिभाषण देंगे, ठीक है। फिर है अनुच्छेद 88, इसमें कहा गया है कि जो हमारे अटॉर्नी जनरल जी हैं ये लोकसभा में भी बैठ सकते हैं, राज्यसभा में भी बैठ सकते हैं और दोनों जगह पे ये प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, लेकिन वो वहाँ पे मतदान नहीं कर सकते क्योंकि वो संसद के सदस्य नहीं हैं, ठीक है। फिर है अनुच्छेद 89, जिसमें राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 93, जिसमें लोकसभा के सभापति, ये गड़बड़ हो गई, यहाँ पे अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं ना, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की इसमें चर्चा की गई है, ठीक है। फिर है अनुच्छेद 98, जिसमें संसद के सचिवालय की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 99, सांसदों के शपथ की चर्चा की गई है कि उनको शपथ कौन दिलवाएगा, क्या दिलवाएगा। फिर अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति की चर्चा की गई है कि कितने लोग होंगे तब सदन की कार्यवाही आगे बढ़ेगी। इसमें 1/10 सदस्यों की बात की गई है कि अगर संसद के 1/10 सदस्य हैं तो कार्यवाही चलेगी, अगर उससे कम है तो कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। फिर अब आगे है अनुच्छेद 108, जिसमें संयुक्त अधिवेशन की चर्चा की गई है। फिर है अनुच्छेद 109, धन विधेयक का जो विशेष प्रावधान है उसके बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक कहलाएगा। फिर अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति जी की अनुमति की चर्चा की गई है कि किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति जी क्या अपना उत्तर, अपनी अनुमति क्या कैसे प्रकट करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है। वार्षिक वित्तीय विवरण, एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारे पूरे संविधान में कहीं भी बजट की चर्चा नहीं की गई है, बल्कि अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है, जिसको हम लोग बजट बोल ही देते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि हमारे संविधान में कहीं भी बजट की चर्चा नहीं है। फिर है अनुच्छेद 113, जिसमें प्राक्कलन की चर्चा है। अनुच्छेद 114, जिसमें विनियोग विधेयक,
115 अतिरिक्त या अनुपूरक अनुदान, 116 लेखा अनुदान, 117 वित्त विधेयक की चर्चा की गई है। इन सब को अगर डिटेल में पढ़ना है तो ये केवल रिवाइज कर रहे हैं, इसीलिए शॉर्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं। आपको अगर डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 120 जिसमें संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा की चर्चा है कि संसद में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, यानी किस भाषा में अपना वाद विवाद या फिर बातें किस भाषा में रखी जाएगी। अनुच्छेद 121 में कहा गया है कि संसद जज के आचरण कार्य प्रणाली की चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन महाभियोग ला सकता है। कहने का मतलब है कि कोई भी जो हमारी संसद है वो जज के कार्य प्रणाली पर कोई भी आरोप नहीं लगा सकती कि आप ऐसा कर रहे हैं, आप वैसा कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई भी समस्या है, संसद को कोई समस्या है, तो वो महाभियोग ला के सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज होंगे उनको वो हटा सकते हैं उनके पद पर, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकते कि आप ये अच्छा कर रहे हैं, आप ये खराब कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसे क्या जवाब अनुच्छेद 122 में भी है। इसमें कहा गया है कि जो न्यायालय है वो संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेगा, ठीक है। फिर है अनुच्छेद 123 जिसमें अध्यादेश की चर्चा की गई है कि जो हमारे राष्ट्रपति जी होंगे वो अध्यादेश ला सकते हैं, ठीक है। और अध्यादेश तभी लाया जाता है जब वर्तमान में कोई भी संसद का सत्र ना चल रहा हो, ठीक है। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा की गई है। 33 जज होंगे और एक मुख्य न्यायाधीश, यानी टोटल 34 जज हमारे सुप्रीम कोर्ट में होंगे। अनुच्छेद 125 में जजों के वेतन की चर्चा की गई है। 126 में सीजीआई की अनुपस्थिति में 33 जजों में से जो वरिष्ठ जज होंगे उनको कार्यकारी सीजीआई बना दिया जाएगा, यानी मुख्य न्यायाधीश। मान लीजिए कोई किसी टाइम पे हमारे मुख्य न्यायाधीश जी नहीं हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य 33 जज हैं जो उसमें वरिष्ठ होंगे, यानी सबसे बूढ़े होंगे, सबसे एक्सपीरियंस जिनको होगा, उन्हीं को वरिष्ठ जज बना दिया जाएगा कुछ समय के लिए, यानी कार्यकारी जज। फिर 127 इसमें कहा गया है कि एडहॉक जज या तदर्थ जज की इसमें चर्चा की गई है। फिर है अनुच्छेद 128 इसमें रिटायर्ड जज को काम सौंपा जाएगा। मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा काम आ गया, वर्तमान में जो जज हैं वो काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो जो रिटायर्ड जज होंगे उनको भी कुछ ना कुछ काम सौंप दिया जाएगा। तो ये है अनुच्छेद 128। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 129 जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख यानी कि नाज़ीर की चर्चा की गई है। फिर है अनुच्छेद 130 जिसमें सुप्रीम कोर्ट के स्थान की चर्चा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे दिल्ली में रहेगा, लेकिन अगर कहीं पे और भी ज़रूरत लगेगी तो उसका खंडपीठ या उसकी शाखा का कहीं और भी उसकी शाखा खोली जा सकती है। अनुच्छेद 132 इसमें कहा गया है कि कोई भी जो मामला होगा वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है, यानी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मामले को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अनुच्छेद 137 में न्यायिक पुनरावलोकन की चर्चा की गई है कि मान लीजिए कि अगर जज साहब भी कुछ गलती करते हैं तो वो उनका जो निर्णय वो देंगे उस पर वो पुनरावलोकन पुनर्विचार कर सकते हैं। तो 137 में इसी की चर्चा की गई है। फिर है अनुच्छेद 139 मूल अधिकार के अलावा अन्य मुद्दों में रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। देखिए मूल अधिकार पर जो रिट जारी करेंगे उसके बारे में अनुच्छेद 32 में ही चर्चा हो चुकी है कि अनुच्छेद 32 के तहत जो मूल अधिकार है सुप्रीम कोर्ट उस पर रिट जारी कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि मूल अधिकार के अलावा जो अन्य मुद्दे होंगे उस पर सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। फिर है अनुच्छेद 141 इसके अंतर्गत कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा वो सभी के लिए बाध्य होगा। अब भाई सुप्रीम कोर्ट है तो सबके लिए निर्णय वो होगा ही, है ना। फिर है अनुच्छेद 143 जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति जी जो सुप्रीम कोर्ट है उनसे सलाह ले सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि अगर हमारे राष्ट्रपति जी हैं उनको किसी मामले में सलाह चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे वो उनसे सलाह मांग सकते हैं कि भाई आप इसके बारे में बताइए क्या किया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति जी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं हैं, वो दिएंगे तो ये अगर इनको पसंद आया हमारे राष्ट्रपति जी को तो लेंगे, वरना कह देंगे नहीं आपका आइडिया सही नहीं है। फिर इसी के बारे में आगे भी कहा गया है, किंतु जो सुप्रीम कोर्ट की जज साहब हैं वो चाहे तो वो मना कर सकते हैं कि भाई हम आपको इस बारे में कोई राय नहीं देंगे, वो बाध्य नहीं है। अगर राष्ट्रपति जी कहते हैं आप हमको सलाह दो तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो बाध्य नहीं है कि वो राष्ट्रपति जी को सलाह दे, ठीक है। फिर उसके बाद है
अनुच्छेद 148 जिसमें कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा की गई है। फिर है अनुच्छेद 149, इसमें कैग की शक्तियों की चर्चा की गई है। फिर अनुच्छेद 150, ये ऊपर नीचे हो गया है। अनुच्छेद 150 में कहा गया है कि जो कैग होंगे वो केंद्र एवं राज्य दोनों का जो लेखा होगा उसकी जांच कर लेगा। और अनुच्छेद 151 में कहा गया है कि जो रिपोर्ट बनाएंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वो जो रिपोर्ट होगी वो राष्ट्रपति जी को ले जाकर देंगे। तो ये था हमारा भाग 5 और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उसके बारे में हमने चर्चा की हुई है। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग भाग 6 के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।